अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका पार्ट 1 है एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, सबसे पहले हमने इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद एटमॉस्फेयर पे हमने बात करनी है, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन और उसके डिफरेंट लेयर्स। उसके बाद पॉल्यूशन हमने डिस्कस करना है, जिसमें पॉल्यूटेंट, उसकी टाइप्स, उसके सोर्सेज क्या हैं और उस पॉल्यूटेंट की वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन हेल्थ पर, ये भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद एसिड रेन, उसका इफेक्ट और ओजोन की फॉर्मेशन और उसकी डिप्लीशन से कौन से इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ग्लोबल वार्मिंग। तो ये टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एटमॉस्फेयर, उसकी कॉम्पोजिशन और उसके डिफरेंट लेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद ही हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, हर वो चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो क्या है? एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ प्रेजेंट है, जो कुछ मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मिल के हमारा एनवायरनमेंट बना रही है, हमारा माहौल बना रही है, जिसमें कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं और कुछ लिविंग चीज़ें भी हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स में एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स हैं। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बना रही है? हमारा एनवायरनमेंट। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल इवेंट दैट अकर इन एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसकी स्टडी किस में होगी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे कि अगर हम बात करें एयर, तो एयर के बारे में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि एयर क्या है, एयर की कॉम्पोजिशन क्या है। इसके अलावा एयर में कौन से ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, कौन से नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है। एयर में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, एयर में पोल्यूशन किस तरह से हो रही है, उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं। इसी तरह से वाटर को हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करना है कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से जो एक वाटर की पूरी साइकिल है वो चल रही है। इसके अलावा वाटर में भी किस तरह से पोल्यूशन हो रही है, वो फिर ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही है। इसी तरह से फिर सॉइल की कॉम्पोजिशन, ठीक है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह की सॉइल है, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा जो भी नेचुरल फिनोमेना सॉइल से रिलेटेड हैं, वो तमाम किसमें आ जाएंगे? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, एटमॉस्फेयर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर इस वर्ड को देखें तो ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? एटमॉस, दूसरा है स्फेरा। एटमॉस का मतलब है वेपर्स और स्फेयर, ठीक है, कोई भी एक राउंड ऑब्जेक्ट। एटमॉस्फेयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। हमारे अर्थ के अराउंड एक एनवेलप प्रेजेंट है डिफरेंट गैसेस का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड यहाँ पे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं और इन्होंने पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है, एक एनवेलप बनाया हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। ये अर्थ है, यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, इसकी कोई अपर बाउंड्री नहीं है कि हम कह सकें कि यहाँ तक एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है कि एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, एटमॉस्फेयर करता क्या है कि सन से कुछ हार्मफुल रेज आ रही हैं, जैसे कि यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ये इस यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। अगर ये एटमॉस्फेयर के लेयर ना हो तो क्या होगा? ये यूवी रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ तक आएगी और ये बहुत से ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। हार्मफुल इफ़ेक्ट भी इसके बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन पढ़ा होगा, म्यूटेशन आ सकती है। इसके अलावा ये आई डैमेज कर सकता है और स्किन कैंसर। तो ये
इम्पॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर का कि ये क्या करता है, जो यूवी रेज है उनको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंस है कि ये सन से जो हीट एनर्जी है, यहाँ पर डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, उन वो क्या करती हैं, जो सन से हीट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है या जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और वार्म रहता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर हमारा वेदर सिस्टम और क्लाइमेट को बनाता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलके बना है। तो हमने अभी बात की कि एटमॉस्फेयर एक एनवेलप है जिसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं। तो जब भी बात होगी एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन की, उसमें क्या आएगा, डिफरेंट गैसेस। अच्छा, तो कौन से गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स भी हैं, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, जीनॉन, हीलियम और कुछ अदर गैसेस भी हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है? तो 78.09% जो एटमॉस्फेयर का है वो कौन बनाता है? नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% बनाते हैं एटमॉस्फेयर का तकरीबन। अच्छा, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दैन वाटर वेपर प्रेजेंट है 0.001%। हाइड्रोजन 0.00005। क्रिप्टन 0.0001। आर्गॉन 0.93 और हीलियम 0.0052। तो अगर याद करना है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है। अगर इनकी भी याद कर ली कॉम्पोजिशन तो काफ़ी है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट है 5 लेयर पे। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स। हर एक लेयर का एक डिफरेंट नाम है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है अर्थ सरफेस से और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। सही है, इसकी कोई अपर लिमिट या अपर बाउंड्री नहीं है। सबसे जो लोवेस्ट लेयर है, मतलब जो अर्थ के बिल्कुल करीब प्रेजेंट है या जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है, वो है ट्रोपोस्फेयर। तो हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट है, अर्थ सरफेस के सबसे करीब है, देन स्ट्रेटोस्फेयर उससे ऊपर है, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे अपर मोस्ट कौन सी है? एक्सोस्फेयर। ये किस बेस पे हमने इसे डिवाइड किया हुआ है? डेंसिटी के बेस पे और टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे, ठीक है। हर एक लेयर में टेम्परेचर डिफरेंट है और डेंसिटी भी डिफरेंट है। अच्छा, एक और बात समझ लो कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाएंगे, दैन मीजोस्फेयर, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन है गैसेस की, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? अमाउंट, ठीक है, मतलब कितनी गैस प्रेजेंट है, वो कम होती जाएगी। जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैस कम होगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा गैस कहाँ प्रेजेंट होगी? ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में उससे कम, देन और कम, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। डेंसिटी बेसिकली मॉलिक्यूल की वजह से होती है। जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ मॉलिक्यूल कम होंगे वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। तो जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि गैसेस कम हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, तो डेंसिटी भी कम होगी। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक सर्टेन एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है? प्रेशर। ये प्रेशर भी मॉलिक्यूल की वजह से होता है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो हम जैसे अपवर्ड मूव करेंगे, मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एटमॉस्फेयर की कितने लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। हर एक का एक डिफरेंट नाम है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर सबसे क्लोजेस्ट लेयर है जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, दैन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। अभी हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है, अर्थ सरफेस से स्टार्ट होगी
अप टू 12 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कहाँ तक है? अर्थ सरफेस से स्टार्ट होगी और 12 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। पोल्स पर ये हमें 9 किलोमीटर तक मिलेगा और इक्वेटर पर 17 किलोमीटर। देखो पोल्स क्या होते हैं, अगर हम एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें अर्थ से, सही है, तो ये दो एंड्स बन रहे हैं अर्थ के, ये क्या होगा? पोल्स। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर 9 किलोमीटर तक होगा और इक्वेटर क्या होता है, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, सही है, तो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? इक्वेटर। यहाँ पर हमें 17 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर मिलेगा और बाकी जगहों पर 12 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है डेंसर देन ऑल लेयर। डेंसर मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा हैं, ज़्यादा गैस प्रेजेंट है। डेंसर की वजह क्या है? क्योंकि बाकी लेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एक फोर्स लगा रही है ट्रोपोस्फेयर पर, इसलिए ये डेंसर है। अच्छा, जो ट्रोपोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर का 80% पार्ट बनाता है और ट्रोपोस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं ये भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर में जो एयर है वो मॉइस्ट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किस लेयर में है? ट्रोपोस्फेयर में। इसी वजह से यहाँ का जो वेदर है, यहाँ की जो एयर है ये मॉइस्ट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर के लेयर में अपवर्ड मूव करें, सही है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज़ होगा। है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? तो देखो ये अर्थ है, सन से कुछ सोलर एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है, इस एनर्जी का कुछ पार्ट अर्थ एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ पार्ट दोबारा से वापस जा रहा है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सही है, वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फिर वो क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट भी फिर हीट एनर्जी इमिट करता है, हीट एनर्जी रेडिएट करता है। अर्थ ने हीट एब्जॉर्ब की, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, अब ये अर्थ भी क्या करेगा? कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। तो अर्थ जो एनर्जी रेडिएट करता है उसे हम कहते हैं IR, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अच्छा, अर्थ के अराउंड एक एनवेलप है गैसेस का जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इन दो गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर मेंटेन रखने में। जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं नंबर ऑफ गैसेस कम होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अर्थ के नियर सरफेस पे ज़्यादा है। जैसे हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, अमाउंट डिक्रीज़ होता जा रहा है मॉलिक्यूल का। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस जो अर्थ से इमिट हो रही है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको लॉस होने नहीं देता। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अर्थ के करीब ज़्यादा हैं और उन्होंने क्या किया हुआ है? IR को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसलिए वो पार्ट एटमॉस्फेयर का जो अर्थ से करीब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसके अलावा जो वेदर चेंजेस है, हमारा जो क्लाइमेट है ये भी किस वजह से बनता है? ट्रोपोस्फेयर की वजह से। इसके अलावा जो प्लेन्स हैं वो भी कहाँ पर होंगे? ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट लेयर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बिटवीन, ठीक है, 50 किलोमीटर तक प्रेजेंट होगा अर्थ सरफेस से। 12 तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर। 12 के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक हमें स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हाइट के साथ टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, सही है, एक कांस्टेंट, हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा होता है या कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे अपवर्ड जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था, बट यहाँ पे हम जैसे अपवर्ड जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह क्या है? ओजोन। ओजोन क्या करता है? सन से जो यूवी रेज़ हैं, सन से जो यूवी रेज़ है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस ओजोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर क्योंकि वाटर वेपर्स नहीं हैं या बहुत कम हैं, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? ड्राई।
जबकि ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा थे, तो वहाँ की जो एयर थी वो मॉइस्ट थी। ये कैसा है, ड्राई। यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड क्या होते हैं, वाटर ही होता है कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। तो क्योंकि वाटर वेपर्स नहीं है तो क्लाउड भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एयर मूवमेंट भी नहीं है, इसीलिए जो वेदर फॉर्मेशन है या क्लाइमेट चेंज है वो इस पे डिपेंड नहीं करता स्ट्रेटोस्फेयर पे। और प्लेन्स भी यहाँ पर नहीं है। हमारे बुक में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की डिटेल्स हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए हैं बाकी लेयर्स के भी। मीजोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर और फिर मीजोस्फेयर। ये तकरीबन 85 किलोमीटर तक प्रेजेंट होगा और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हाइट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है। थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर है। इसका डिस्टेंस तकरीबन 500 किलोमीटर है। यहाँ पर सैटेलाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही है, ये यूवी रेडिएशन क्या करती है, इन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है आयंस में। आयंस क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है, सन की हीट एनर्जी, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से इस लेयर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ होता है। लास्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस मीन आउटसाइड, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद फिर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्पेस। यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। अगेन वही बात है कि हम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत कम होंगे। बट जो लाइटेस्ट गैस है, जैसे कि हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। इसी वजह से एग्जॉस्फेयर में भी हमें ये हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन शो किया हुआ है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में। यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर शो हुई हुई है और यहाँ पे ये जो एरो है ये टेम्परेचर चेंज को शो कर रहा है। देखो जो इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में देखो ज़ीरो से माइनस की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है, हमने वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल डिक्रीज़ होते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर में, देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है, ओजोन। ओजोन की वजह से क्या होता है, ओजोन जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब करता है। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन कम हो रहा है। रीज़न वही है क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं। जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं डेंसिटी कम होती है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर भी कम हो रहा है। थर्मोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है, यूवी रेडिएशन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है आयंस में इन थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यूवी रेडिएशन इसको आयन में ब्रेक करती है। आयन क्या करता है, जो सोलर एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है।